हाँ जी, अपन इलेक्ट्रिकल आज इस लेक्चर में इलेक्ट्रिकल मशीन्स का फर्स्ट यूनिट मीन्स मैग्नेटिक सर्किट को समझने की कोशिश करते हैं। ये मैग्नेटिक सर्किट क्या होता है, कैसे काम करता है, मैग्नेटिक सर्किट और इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या एनालॉजी होती है, मैग्नेटिक सर्किट में जो फोर्स कौन सी होती है और रेजिस्टेंस का कौन काम करता है, मैग्नेटिक सर्किट में मोटिवेशनल फोर्स कहाँ से आता है, ये सब चीजें अपन समझने की कोशिश करते हैं और इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। आप लोगों को इलेक्ट्रिकल मशीन्स को समझने में ये हेल्प करेगा, क्योंकि ये जो मैग्नेटिक सर्किट इलेक्ट्रिकल मशीन में एक इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिकल मशीन में एक मैग्नेटिक सर्किट होता है। ये मैग्नेटिक सर्किट इलेक्ट्रिकल मशीन में एनर्जी कन्वर्जन का काम करता है, ये एनर्जी को ट्रांसफर करने का काम करता है, ये एनर्जी को कैरी ऑन करने का काम करता है। हर एक इलेक्ट्रिकल मशीन में इलेक्ट्रिकल एनर्जी फर्स्टली मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है और मैग्नेटिक एनर्जी फर्दर मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो इलेक्ट्रिकल मशीन में सबसे पहले जो आती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है मैग्नेटिक एनर्जी, और ये मैग्नेटिक एनर्जी फर्दर कन्वर्ट होती है मैकेनिकल और it may be not mechanical, it may be the electrical, or it may be electrical to or magnetic to the mechanical and magnetic to this one. The reverse flow also take place. ये फ्लो ऐसे भी हो सकता है और इसका रिवर्स में भी फ्लो हो सकता है। दोनों टाइप के ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फ्लो हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रिकल मशीन दो टाइप की होती हैं। जैसे जनरेटर में इनपुट मैकेनिकल होती है, मैकेनिकल एनर्जी फर्स्टली मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है और मैग्नेटिक एनर्जी फर्दर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। और इलेक्ट्रिकल मोटर में पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी के फॉर्मेट में ट्रांसफर होती है और मैग्नेटिक एनर्जी फिर जो है मैकेनिकल एनर्जी के ट्रांसफर हो जाती है। और ट्रांसफॉर्मर होता है, उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, वो मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है और मैग्नेटिक एनर्जी फर्दर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। लेकिन हर टाइप की इलेक्ट्रिकल मशीन में एक बीच में मैग्नेटिक एनर्जी होती है। ये मैग्नेटिक एनर्जी जो होती है और उस मैग्नेटिक एनर्जी को कैरी करने के लिए एक सर्किट होता है, उस सर्किट को मैग्नेटिक सर्किट कहते हैं। और उसका एक पाथ डिफाइन करना पड़ता है, उसको कैरी करने के लिए एक पाथ प्रोवाइड करना पड़ता है, उसके सर्किट में इसको प्रोड्यूस करने के लिए एक फोर्स प्रोवाइड करना पड़ता है, उसको कंट्रोल करने के लिए जो है रेजिस्टेंस होता है जो इसको कंट्रोल करता है, कम करता है, और इसका एक पाथ प्रोवाइड करना पड़ता है। इसका एक सारा सर्किट अरेंजमेंट होता है, इसका पावर फ्लो अरेंजमेंट होता है। इसी चीज को अपन समझते हैं जो इलेक्ट्रिकल मशीन को बेस से समझने में अपनी हेल्प करेगा। और इसको समझने के बाद इलेक्ट्रिकल मशीन्स को आप बहुत ही डेप्थ स्टडी जो है डेप्थ में समझने की कोशिश कर सकते हैं और डेप्थ में समझ सकते हैं। यदि आपको मैग्नेटिक सर्किट नहीं समझ में आया तो इलेक्ट्रिकल सर्किट समझो, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सर्किट समझो, लेकिन इन बिटवीन कुछ मिसिंग रहता है, इन बिटवीन कुछ मिसिंग होता है जो आपको हमेशा प्रॉब्लम करता है, हमेशा अंडरस्टैंडिंग में जो है प्रॉब्लम करता है। आप प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हो, आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो, लेकिन एक कंफ्यूजन रहता है। मेरा जो है 22 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, जिससे मैं आपको ये कह सकता हूं कि आप जब तक मैग्नेटिक सर्किट, मैग्नेटिक पाथ, मैग्नेटिक फ्लो, मैग्नेटिक चीजों को क्लियर नहीं करते तब तक आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, बेसिक मशीन की समझने में, अंडरस्टैंडिंग करने में हमेशा एक जो है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस बना रहता है। और वो कॉन्फिडेंस आप पूरा करने के लिए मैग्नेटिक सर्किट को आप समझने की कोशिश करें।
और यदि आप ये समझ जाएंगे तो डेफिनेटली आप इलेक्ट्रिकल मशीन में बहुत कॉन्फिडेंट हो जाएंगे और एक बहुत आसानी से इसको आंसर कर सकते हैं। ओके, तो ये मैग्नेटिक सर्किट क्या होता है और कैसे चलता है। जैसे ये एक कोर मटेरियल है, ये इलेक्ट्रिकल जो है एक मशीन में कोर होता है। कोर जो मैग्नेटिक पाथ को कैरी करने का काम करता है। ये ट्रांसफार्मर में भी हो सकता है, इलेक्ट्रिकल मोटर में भी हो सकता है। दोनों में जो शेप चेंज होती है, जैसे ट्रांसफार्मर रेक्टेंगल फ्रेम में होता है और मोटर में ये जो है राउंड शेप, सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है। दोनों ही मशीन में ये कोर मटेरियल होता है। कोर मटेरियल पे एक वाइंडिंग की हुई होती है। ये वाइंडिंग ऐसे होती है, ये क्या कर रहा हूं मैं, कोर मटेरियल पे वाइंडिंग कर रहा हूं और वाइंडिंग को एक एनर्जी सोर्स से एक्साइटेड करते हैं। इट में भी डीसी सोर्स, इसमें एसी सोर्स। ट्रांसफार्मर में एसी सोर्स होता है, डीसी मशीन में डीसी सोर्स होता है, एसी मशीन में एसी सोर्स होता है। तो ये एक कोर है और कोर के चारों एक वाइंडिंग लपेटी हुई है। वाइंडिंग लपेटी हुई है, वाइंडिंग वाउंड कर रखी है मैंने। इसमें जैसे ये एक है और यहां पे मैंने ऐसे वाइंडिंग कर रखी है। ये सोर्स है, इट में भी डीसी सोर्स, इट में भी एसी सोर्स, इट डिपेंड्स अपॉन ऐसे आप एक वाइंडिंग को समझ सकते हैं। ओके, तो ये कोर है। कोर क्या करता है, मैग्नेटिक सर्किट है। कोर क्या होता है, एक मैग्नेटिक सर्किट होता है, मैग्नेटिक फ्लो का पाथ प्रोवाइड करता है। और ये वाइंडिंग क्या होती है, ये करंट, इलेक्ट्रिकल पाथ है। ये इलेक्ट्रिकल पाथ है, यहां से करंट आएगा, यहां से करंट जाएगा, यहां से करंट आएगा, यहां करंट जाएगा। ये करंट और मैग्नेटिक के बीच में कपलिंग है दोनों का। इलेक्ट्रिकल कोई कनेक्शन नहीं है। ये इलेक्ट्रिकल अलग वायर है जो रेड कलर में दिखा रखा है और मैग्नेटिक अलग है जो ब्लैक कलर में आपको दिखा रखा है। रेड वायर क्या करता है कि एक करंट है, करंट को मैं करता हूं आई से, और एन इसके ऐसे वाइंडिंग कर रखी है मैंने, एन टर्न है तो इसको एम्पियर टर्न बोलते हैं, एम्पियर टर्न, ये इसकी यूनिट होती है। कितने टर्न और कितना करंट आ रहा है, जैसे 5 एम्पियर है और 10 टर्न है। जैसे मान लो 5 एम्पियर करंट आ रहा है और इसमें मैंने इसे 10 टर्न है, एन इक्वल टू 10 टर्न। तो इसका एम्पियर टर्न की वैल्यू हो गई आपकी, एन आई की वैल्यू हो गई टर्न इंटू 5, दैट इज 50 एम्पियर टर्न। ऐसे अपन इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके, तो आपको एम्पियर टर्न समझ में आ गया होगा कि एम्पियर टर्न क्या होता है। ये एम्पियर टर्न इतनी लेंथ में लगा रखा है, ये लेंथ है इसकी, ये पास पास लगा होता है तो इसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाती है, ये दूर स्प्रेड किया होता है तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कम होती है। तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ का एक फॉर्मूला होता है, इसको H से डिनोट किया जाता है। ये H मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होता है, इसकी वैल्यू होती है Ni अपॉन L, एम्पियर टर्न पर यूनिट लेंथ, एम्पियर टर्न पर मीटर, ये इसकी यूनिट होती है। इसको मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बोलते हैं, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। इस H को मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। H जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या इसको बोलते हैं मैग्नेटिक स्ट्रेंथ। मैग्नेटिक स्ट्रेंथ। ओके, ये आपको समझ में आ गया।
ये मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है, ये प्रोड्यूस करता है। क्या करता है? एक मैग्नेटिक फ्लक्स। ये मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करता है। ये मैग्नेटिक फ्लक्स क्या करता है कि इस कोर मटेरियल के थ्रू होता हुआ, इसमें से पार होता हुआ, अंदर से इस कोर मटेरियल में से होता हुआ ट्रैवल करता है। ये ऐसे ट्रैवल करता है। ये मैग्नेटिक फील्ड है जो ट्रैवल करता है, मींस ये कोर मटेरियल के, तो ये जो ग्रीन वाली लाइन दिखा रखी है, ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज हैं जो करंट की वजह से पैदा होता है। कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर होता है उसमें एक मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज प्रोड्यूस हो जाते हैं, और ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज की जो वैल्यू होती है फाई, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होती है, और फाई इज इक्वल टू एल इंटू आई होती है। एल को इंडक्टेंस कहते हैं, ये प्रोपोर्शनल कोएफिशिएंट है। इसको फ्लक्स बोलते हैं, फ्लक्स, और ये करंट है। ओके, आपको समझ में आ गया। ये 5 एम्पियर करंट है, 5 एम्पियर। अब अपन ये समझ रहे हैं कि जो करंट, मैंने कोई एक वाइंडिंग ऐसे टर्न लपेट रखे हैं, और कितने ज्यादा टर्न लपेट रखे हैं उतनी स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाती है। ये टर्न एक लपेट रखा है तो स्ट्रेंथ कम होगी, दूसरा टर्न लगाने से स्ट्रेंथ और बढ़ जाएगी, तीसरा टर्न लगाने से स्ट्रेंथ और बढ़ जाएगी, चौथा में। जितना ज्यादा मैं ऐसे टर्न लगाता हूं उतनी ही स्ट्रेंथ गुणा में बढ़ती चली जाती है। लेकिन ये वाइंडिंग में एक जगह लगाता हूं तो स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, इस वाइंडिंग को मैं पूरी चारों ओर लगा देता हूं तो स्ट्रेंथ उतनी ही कम हो जाती है। मीन्स ये पर यूनिट लेंथ पे डिपेंड करता है। एक जगह कंसंट्रेशन ज्यादा होने से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो होती है वो ज्यादा होती है, और दूर दूर वाइंडिंग रखने से, दूर दूर टर्न रखने से स्ट्रेंथ कम हो जाती है। ओके, ये दोनों बातें अपन को समझ में आ गई है। तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ की जो यूनिट होती है वो एम्पियर टर्न पर मीटर होती है। ये अपन ने समझने की कोशिश की। ओके, ये मैग्नेटिक पाथ है। तो अब अपन ने समझने की कोशिश की है, वो ये है कि यहाँ पे एक H होता है, और इस H की जो वैल्यू होती है, H का मतलब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, और इसकी वैल्यू होती है N इंटू आई। N नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, I करंट होता है, अपॉन L, L इसकी लेंथ होती है। ओके, इतनी बातें अपन को समझ में आ गई। B मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी होती है, B मैग्नेटिक फील्ड की डेंसिटी होती है, और ये डेंसिटी जो है वो इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ये डेंसिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी होता है। प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं, कांस्टेंट आता है, इसको म्यू बोलते हैं, म्यू इंटू एच, और म्यू को परमिएबिलिटी बोलते हैं, परमिएबिलिटी। इसको 3 भागों में आप तोड़ सकते हैं। वर्ड को 3 वर्ड्स में मिला है, एबिलिटी, परमिट, मैग्नेटिक। ये 3 वर्ड से मिलके बना होता है। इसका मतलब होता है एबिलिटी टू परमिट मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस। ये कांस्टेंट होता है, और ये मैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। इसकी वैल्यू, ये कितने मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस को पर यूनिट एरिया क्रॉस सेक्शन में से पास कर सकता है। इट इज एबिलिटी टू परमिट मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस पर यूनिट एरिया। इसको परमिएबिलिटी कहते हैं।
और वैसे इसका नाम जो है परमेबिलिटी के बजाय परमियंस भी कह देते हैं, इसको परमियंस कहते हैं। इसका दूसरा नाम है परमियंस। ओके, ये एबिलिटी अलग अलग मटेरियल के लिए अलग होती है, इसलिए बी को अपन म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू एच सी लिख सकते हैं। ये म्यू नॉट एयर या वैक्यूम की परमेबिलिटी होती है जो फिक्स होती है, और ये किसी भी मटेरियल की रिलेटिव वैल्यू होती है। मतलब उससे जो एयर से 4 गुना ज्यादा फ्लक्स को परमिट कर सकती है तो ये म्यू आर की वैल्यू 4 होगी। यदि एयर से 10 गुना फ्लक्स को ज्यादा कैरी कर सकती है, पास कर सकती है, तो 10 होगी। एयर से यदि 50 गुना फ्लक्स कैरी कर सकता है तो नॉर्मल जो आयरन होता है, कास्ट आयरन जो होता है, वो एयर से लगभग 50 गुना ज्यादा फ्लक्स को कैरी कर सकता है, मैग्नेटिक फ्लक्स को पाथ प्रोवाइड करता है, तो म्यू आर की वैल्यू 50 हो जाती है। जबकि सिलिकॉन स्टील जो होता है वो लगभग 100 गुना ज्यादा मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस को पाथ प्रोवाइड करता है, 100 गुना एयर की कंपैरिजन में, तो इसकी म्यू आर की वैल्यू 100 हो जाती है। तो जैसा भी मतलब जो मटेरियल जितनी ज्यादा मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस को पाथ कर प्रोवाइड कर सकता है, पाथ और ले जा सकता है, कैरी कर सकता है, वो उसकी रिलेटिव वैल्यू होती है, तो इसको रिलेटिव परमेबिलिटी कहते हैं। ओके, तो यहाँ h की वैल्यू मैं पुट कर देता हूं, तो यहाँ h की वैल्यू होगी म्यू नॉट म्यू आर एन आई अपॉन एल। B जो होता है वो मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया होता है। फाई जो फ्लक्स होता है पर यूनिट एरिया को B कहते हैं, फ्लक्स पर यूनिट एरिया को B कहते हैं, फ्लक्स पर यूनिट एरिया को B कहते हैं, मतलब पर यूनिट एरिया में फ्लक्स की वैल्यू कितनी होती है। तो अपन यूं कह सकते हैं, यहां से अपन को ये देखने को मिलेगा कि फाई जो फ्लक्स होता है उसकी वैल्यू B इंटू ए होती है, और B की वैल्यू जो है यहां से B की वैल्यू यहां पे आ गई म्यू नॉट म्यू आर एन आई ए अपॉन एल। इसको मैं एन आई को तो ऊपर रख लेता हूं, एम्पियर टर्न को, एल के बाकी को नीचे ले आता हूं, तो ये होता है म्यू नॉट म्यू आर, ये म्यू नॉट म्यू आर नीचे आ गया, एन आई ऊपर रह गया, ए नीचे आ गया, इसको मैं अलग से लिख देता हूं। ये अपना एक अलग से फॉर्मूला हो गया है, एक अलग से इक्वेशन हो गई है। फाई इज इक्वल टू एन आई अपॉन एल अपॉन दिस। इस फाई को एम एम एफ अपॉन रिलक्टेंस कहते हैं। ये मैग्नेटिक फ्लक्स का ओम्स लॉ है। ये जो आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं ओम्स लॉ फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स। इसको या ये दोनों एक ही हैं, ओम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक सर्किट। तो आपको कुछ समझ में आया होगा, कुछ क्लियर हुआ होगा, आपने कुछ क्लियर करने की कोशिश करें। तो अपन ये देख रहे हैं कि यहां पे फ्लक्स फाई है, फाई एक फ्लक्स है, तो फ्लक्स की जो वैल्यू होती है वो एम एम एफ अपॉन रिलक्टेंस होता है। जैसे कि ओम्स लॉ में करंट की वैल्यू होती है ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस, ये ओम्स लॉ है। तो यहां पे
ईएमएफ क्या करता है, करंट को फोर्स करता है, चार्ज को फोर्स करता है फ्लो करने के लिए। ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। यहां ये एन आई क्या है, एमएमएफ मैंने मैग्नेटोमोटिव फोर्स। ये एक फोर्स है जो मैग्नेटिक सर्किट में मैग्नेटिक फ्लक्स को एक्साइट करता है, एनर्जाइज करता है पाथ में फ्लो होने के लिए। तो ये सोर्स है, इसको एमएमएफ कहते हैं। ओके, ये रेजिस्टेंस है जो इसको लिमिट करता है करंट को। तो यहां पे ये रिलक्टेंस होता है, ये इक्विवेलेंट टू रेजिस्टेंस होता है। मैग्नेटिक पाथ में रेजिस्टेंस को रिलक्टेंस कहते हैं। तो ये क्या करता है, रिलक्टेंस मैग्नेटिक सर्किट के फ्लक्स को कंट्रोल करता है पाथ। तो ये रिलक्टेंस हो गया। इस तरह से अपन दोनों सर्किट के बीच में एक रिलेशनशिप सेटअप कर सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक सर्किट में क्या रिलेशनशिप होगी, इसको अपन समझने की कोशिश कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रिकल सर्किट है, ये मैग्नेटिक सर्किट है। जो ग्रीन लाइन दिख रही है मैग्नेटिक सर्किट। ये मैग्नेटिक सर्किट इस पाथ में से फ्लो हो रहा है, तो इसकी लेंथ कितनी है, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। ये एक फॉर्मूला अपन ने डिराइव करने की कोशिश की है। कैसे किया है कि अपन ने सबसे पहले देखा कि कोई भी एक, मैं कोयल को किसी भी जगह लपेट देता हूं या सिंपल हवा में भी लपेट देता हूं कोयल, तो उतना करंट इनटू टर्न को मल्टीप्लाई करें तो एम्पियर टर्न हो जाता है। वो मैग्नेटोमोटिव फोर्स होता है। वो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को डिसाइड करता है। लेकिन यदि कोयल दूर दूर लपेट देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, और पास कोयल लपेटते हैं, एक ही जगह बहुत सारी कोयल लपेट देते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। तो ये जो लेंथ होती है जिसपे इसको लपेटा जाता है, उसकी जो है लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। तो लेंथ ज़्यादा हो गई तो ये स्ट्रेंथ कम हो जाती है। इसलिए अपन कोशिश करते हैं जब भी मैग्नेट बनाते हैं किसी भी कोयल से, तो कोयल एक ही जगह वाइंड की होनी चाहिए। मैं इसे एक जगह बहुत सारी वाइंडिंग अपन लगाते हैं। ओके, तो इस तरह से अपन ने एक जगह काफ़ी वाइंडिंग जो है वाउंड की है, और वाउंड करने की वजह से अपने एक मैग्नेटिक स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जनरेट हो गई। ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू एम्पियर टर्न पर यूनिट लेंथ होती है, एम्पियर टर्न पर यूनिट लेंथ। अब मैग्नेटिक फील्ड एक मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी पैदा करती है, और मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी जो है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और डेंसिटी में एक प्रोपोर्शनल कोफिशिएंट आता है, इसको परमिएबिलिटी या परमियंस कहते हैं। ये परमियंस जो होता है वो रेजिस्टेंस का फॉर्मूले को कंपेयर करेंगे अपन, जो बाद में अभी देखेंगे। मैंने जो परमियंस का है इसको मैग्नेटिक रेजिस्टेंस को ऐसे इटैलिक आर से डिनोट करता हूं, और इसकी वैल्यू L अपॉन म्यू नॉट म्यू आर, इसको म्यू ही कह देते हैं एक साथ, म्यू इंटू ए होती है। और रेजिस्टेंस होता है एसी सर्किट में या डीसी सर्किट में या इलेक्ट्रिकल सर्किट में, उसकी वैल्यू L सिग्मा ए होता है, L या डेल अपॉन ए होता है। इस को अपन 1 अपॉन सिग्मा L अपॉन ए कह सकते हैं। इसमें ये रो है, इसको रेजिस्टिविटी, और ये है इसको कंडक्टिविटी कहते हैं। सिग्मा को क्या कहते हैं, सिग्मा को क्या कहते हैं, सिग्मा को अपन कंडक्टिविटी कहते हैं। सिग्मा को अपन कंडक्टिविटी कहते हैं। ओके, आप इसमें देख रहे हैं कि ये आर रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला है। जो इलेक्ट्रिकल सर्किट में रेजिस्टेंस होता है वो होता है रो L अपॉन ए। इसको रो जो रेजिस्टिविटी होती है उसको 1 अपॉन सिग्मा L अपॉन ए से डिनोट किया जा सकता है, जहां सिग्मा को कंडक्टिविटी कहते हैं। इन दोनों, ये मैग्नेटिक सर्किट का रेजिस्टेंस होता है, उसको मैग्नेटिक सर्किट के रेजिस्टेंस को रिलक्टेंस कहते हैं, इसको रिलक्टेंस कहते हैं।
और इस रिलक्टेंस की वैल्यू L अपॉन सिग्मा म्यू ए होती है। म्यू यहाँ पे इससे कंपेयर करें तो L की कंपेरिजन हो गया, ए से कंपेयर हो गया, ये इससे कंपेयर हो गया। तो इसको म्यू को मैग्नेटिक कंडक्टिविटी कहते हैं, मैग्नेटिक कंडक्टिविटी। वैसे इसको परमियंस कहते हैं या इसको परमेबिलिटी भी कहते हैं या इसको मैग्नेटिक कंडक्टिविटी कहते हैं। ऐसे अपन इन दोनों चीजों को एक दूसरे से कोरिलेट कर सकते हैं। अब अपन यहां पे देखेंगे कि B की वैल्यू म्यू इंटू एच होगी, म्यू की वैल्यू म्यू जीरो म्यू आर होती है, म्यू आर रिलेटिव वैल्यू होती है। कोई भी मटेरियल हवा या वैक्यूम से कितना ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स को कैरी कर सकती है। जैसे आयरन है, कास्ट आयरन है, वो हवा से 50 गुना ज़्यादा मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस को कैरी कर सकता है। तो इसकी वैल्यू 50 म्यू जीरो हो गई। ये एच हो गया। एच की वैल्यू NI अपॉन एल होती है। फ्लक्स की वैल्यू जो फ्लक्स डेंसिटी जो होती है वो फाई अपॉन ए होता है। तो फाई की वैल्यू B इंटू ए होगी। ये B है, ये A है। इसको मैं सिंप्लीफाई करूँ तो ऐसे लिखा जा सकता है। अब मैं इसको दोबारा से लिखने की कोशिश करता हूँ और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि इसको मैंने कैसे डिराइव किया है इस मैग्नेटिक सर्किट। तो आपको एकदम से क्लियर हो जाएगा, ईच एंड एवरीथिंग एकदम से क्लियर हो जाएगा कि मैग्नेटिक सर्किट में जो मैग्नेटिक इक्वेशन होती है वो इलेक्ट्रिकल सर्किट की इक्वेशन से कैसे एनालॉगी होती है और क्या दोनों एक दूसरे से कोरिलेट करती है और वो कैसे अपन लिख सकते हैं। देखो, ये सबसे पहले H की वैल्यू होती है और B की वैल्यू जो होती है वो म्यू इंटू एच होती है और म्यू और H की वैल्यू अपन ने N इंटू आई अपॉन एल डिनोट कर रखी है और फाई इजिकल टू B इंटू ए होता है। फाई फ्लक्स होता है जो फ्लक्स डेंसिटी इंटू एरिया होता है और B की वैल्यू म्यू N आई अपॉन एल इंटू ए हो गया। इसको मैं दोबारा से एक सिस्टमेटिक वे में लिखूं तो NI मैं ऊपर लिख लेता हूं डिवाइडेड बाय L डिवाइडेड बाय म्यू इंटू ए लिख सकता हूं। ये मैंने क्यों लिखा है, मैंने इस फॉर्मेट को उसी फॉर्मेट में लिखने की कोशिश की है जैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट में I इज इक्वल्स टू EMF अपॉन रेजिस्टेंस होता है R और इस R की वैल्यू जो होती है EMF अपॉन R की जो वैल्यू होती है रेजिस्टेंस की वो 1 अपॉन सिग्मा L अपॉन ए होता है। मीन्स कहने का मतलब L अपॉन सिग्मा ए होता है। तो ये L ये रहा, ए ये रहा, ये सिग्मा रहा और ये MMF रहा। तो इस MMF को मैग्नेटिक सर्किट के लिए, ये इलेक्ट्रिकल सर्किट है, ये मैग्नेटिक सर्किट है, तो इस मैग्नेटिक सर्किट के लिए इसको MMF बोलते हैं और इसको रेजिस्टेंस की बजाय परमियंस बोलते हैं, परमियंस। इसको रेजिस्टेंस की बजाय परमियंस नहीं, परमियंस तो इसको बोलते हैं परमियंस, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस की बजाय रिलक्टेंस। रिलक्टेंस क्या बोलते हैं? रिलक्टेंस, ऐसे डिनोट करते हैं इसको, या कैपिटल R इटालिक से डिनोट करते हैं। तो ये हुआ बेसिक, ये जो ओम्स लॉ है इसको ओम्स लॉ कहते हैं, वोल्टेज अपॉन करंट, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस I इक्वल टू, तो ये भी ओम्स लॉ है, फाई इक्वल टू। इसको मैग्नेटिक सर्किट का ओम्स लॉ कहते हैं, इसको मैग्नेटिक सर्किट का ओम्स लॉ कहते हैं। ऐसे अपन ये दोनों को सर्किट्स को समझने की कोशिश करते हैं। आगे मैग्नेटिक सर्किट में यदि एक से ज्यादा रेजिस्टेंस हो
तो कैसे इसको समझने की कोशिश करेंगे, कैसे सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन अपन निकाल सकते हैं। मैग्नेटिक सीरीज सर्किट मींस रिलक्टेंस की वैल्यू को ऐड कैसे किया जा सकता है, कैसे रिलक्टेंस एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है और इसको कैसे अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, ये अपन समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ये कोई कोर है, ये कोर यूनिफॉर्म है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये यूनिफॉर्म नहीं है। यहां तक तो इसकी स्ट्रेंथ इतनी है, मोटाई कम है, यहां एयर गैप है, यहां तक इसकी मोटाई ज्यादा है। ये यहां से लेके यहां तक की लेंथ L1 है और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A1 है। यहां से लेके यहां तक की इसकी लंबाई L2 है और क्रॉस सेक्शन एरिया A2 है और इन दोनों के बीच की जो गैप है वो L3 है और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A3 है। और इसके ऊपर कोई वाइंडिंग अपन लपेट लें, इस पे यदि कोई वाइंडिंग हो और वो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करे, यहां कोई सोर्स हो प्लस माइनस, तो इस सर्किट का टोटल रिलक्टेंस होगा रिलक्टेंस इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। सीरीज सर्किट है, सीरीज सर्किट। R1 की वैल्यू L1 अपॉन म्यू1 A1 प्लस L2 म्यू2 A2 प्लस L3 म्यू3 A3। अलग अलग मटेरियल से बना हुआ हो, तो ऐसे इसकी टोटल रिलक्टेंस की वैल्यू निकाली जा सकती है। टोटल रिलक्टेंस, ये एयर गैप है, तो एयर गैप में L3 में भी म्यू3 की वैल्यू होगी म्यू0। ये एरिया L1 आयरन है, ये निकल है, तो ये म्यू वाले आयरन होगी, ये म्यू2 की वैल्यू निकल होगी और ये एयर होगी। तो ऐसे अपन इसकी डिफरेंट वैल्यू निकाल सकते हैं। पैरेलल यदि सर्किट है, जैसे इस पे वाइंडिंग है, इस पे वाइंडिंग है, यहां कोई सोर्स लगा हुआ है, और मैग्नेटिक जो सर्किट है, मैग्नेटिक जो फ्लक्स है वो इधर से भी जा रहा है और मैग्नेटिक फ्लक्स है वो इधर से भी जा रहा है, तो दोनों पाथ। तो इसका टोटल रिलक्टेंस होगा 1/R, वो R टोटल इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ऐसे करके पैरेलल पाथ का टोटल रिलक्टेंस फाइंड आउट किया जा सकता है। R1 और R2, अब R1 की जो है ये इसकी
मोटाई है या R2 इसकी मोटाई है, दोनों के बीच में समेशन है दोनों का। इस पैरेलल इस पाथ की लेंथ L1 है, इस पैरेलल पाथ की लेंथ L2 है। सो ये हो गया 1/L1 म्यू तो एक ही है, म्यू दोनों एक ही मटेरियल है मान लीजिएगा, अपॉन A1 प्लस 1/L2 म्यू A2। इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है और टोटल 1/L इक्वलेंट म्यू A इक्वलेंट निकाला जा सकता है। इसका मीनिंग सिंपल R इजिकल टू R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। ये पैरेलल पाथ होता है। तो ऐसे एक सीरीज, ये अपन ने रिव्यू किया है किसी मैग्नेटिक सर्किट का कि कैसे मैग्नेटिक सर्किट को एक सीरीज पैरेलल सर्किट में कन्वर्ट किया जा सकता है और टोटल मैग्नेटिक जो है वैल्यूज को अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूं आपको। ओम्स ओम्स लॉ अपन ने पढ़ लिया है, इक्विवेलेंट एनालॉजी ऑफ द ओम्स लॉ विद मैग्नेटिक लॉ। अब अपन बेसिक जो है मैग्नेटिक सर्किट के लिए जो लॉ एप्लीकेबल है वो एक है बियोर-सावर्ट्स लॉ, जो अपन ने 12th लेवल पे पढ़ा होगा। बेसिक फिजिक्स में अपन पढ़ते हैं बियोर-सावर्ट्स लॉ, और दूसरा होता है एम्पियर्स लॉ। बियोर-सावर्ट ने बेसिक लॉ दिया था कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये आई करंट कैरी कर रहा है, इससे किसी भी पॉइंट पे जो इसके साथ कोई अल्फा एंगल बना रहा है, आर डिस्टेंस के ऊपर रखा हुआ है, यहां मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी किधर होगी और कितनी होगी, उस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू यदि फाइंड आउट करना चाहते हैं तो बियोर-सावर्ट ने लॉ दिया था कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। सेकेंड, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dl लेंथ ऑफ द करंट कैरिंग कंडक्टर। थर्ड, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द sin थीटा, sin alpha, alpha is the angle in between these two. Then fourth, the magnetic field intensity directly proportional to 1/r square, the distance in between these two. So in the combination of all, we can say magnetic field intensity is equals to directly proportional to I dl sin theta sin alpha upon r square. और प्रोपोर्शनल साइन की जो वैल्यू होती है यहाँ पे वो 1/4 पाई होती है, 1/4 पाई। ये प्रोपोर्शनल कोफिशिएंट के की वैल्यू है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं क्योंकि H एक मैग्नेटिक फील्ड है और वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो H इज इक्वल्स टू 1/4 पाई I dl क्रॉस r वेक्टर डिवाइडेड बाय r क्यूब। ये r वेक्टर है, ये r क्यूब है, दोनों एक दूसरे कटेंगे तो नीचे r स्क्वायर बचेगा और दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा आ जाएगा। और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो एम्पियर लॉ से दी जाती है। L को R की तरफ घुमाओ, मीन्स क्रॉस प्रोडक्ट करो, तो स्क्रू लॉ से भी दी जा सकती है, इसको एम्पियर लॉ या स्क्रू लॉ बोलते हैं। मीन्स L dl क्रॉस R, मीन्स dl को R की तरफ रोटेट करो, तो जिस डायरेक्शन में स्क्रू घूमेगा वही डायरेक्शन हो जाएगी। तो dl ये लेंथ है और इसको r की तरफ रोटेट करो, dl लेंथ है, इसको r की तरफ रोटेट करो, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन निकलेगी वो इस बोर्ड के अंदर जाती हुई नजर आएगी। और यहाँ यदि अंदर जाती हुई नजर आती है तो इसको क्रॉस से दिखाते हैं, बाहर नजर आती है तो डॉट से दिखाते हैं। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। ये बेसिक बियोर-सावर्ट लॉ है जो अपने बेसिक फिजिक्स में इसको अंडरस्टैंड करने में काम आता है
कि कैसे किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर से कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया जा सकता है, वो लेंथ पे कैसे डिपेंड करता है, उसकी वायर की लेंथ पे डिपेंड करता है, वायर से जो पॉइंट है जहां मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं उसकी डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, दोनों के बीच की जो एंगल है उसके ऊपर डिपेंड करता है, इन सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो ये है अपना बेसिक रिव्यू ऑफ बियो-सावर्ट्स लॉ। ये अपन अभी डिटेल में नहीं पढ़ते हैं क्योंकि यहाँ डिटेल में इतना काम नहीं आता, केवल अपन को नॉलेज होना चाहिए कि हर करंट कैरिंग कंडक्टर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू या इंटेंसिटी जो प्रोड्यूस होती है उसकी वैल्यू इसके ऊपर डिपेंड करती है। ओके, अब हम पढ़ते हैं एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ, एम्पियर लॉ को सर्किट लॉ भी बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड सर्किट लॉ के नाम से भी जानते हैं। और एम्पियर ने बताया कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है ये, इसके चारों ओर यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कितना है, वो सर्कुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कितना है, वो सर्कुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज एच डॉट डी एल इज इक्वल टू करंट एनक्लोज बाय द क्लोज पाथ। Circulation of magnetic field around a conductor is equals to current enclosed by the closed path. So यहाँ H हो गया और ये जो पाथ जो बनाया मैंने इसकी टोटल लेंथ जो होगी वो 2 पाई r होगी और करंट एनक्लोज इसमें केवल एक ही कंडक्टर है जिसके चारों ओर ये मैंने पाथ बनाया है, तो वो आई करंट करता, 2 आई भी हो सकते, 3 भी हो सकते। तो H की वैल्यू निकालने के काम आता है ये H इज इक्वल टू आई अपॉन 2 पाई r। और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो H डॉट डी एल, ये एक डायरेक्शन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, तो जो फाई की जो डायरेक्शन होती है वो आप इस करंट कैरिंग कंडक्टर को राइट हैंड से पकड़ लीजिएगा। करंट की डायरेक्शन में अंगूठे की डायरेक्शन होगी तो राइट हैंड की जो फिंगर्स हैं वो जिधर रोटेट कर रही हैं वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को डिनोट करती है। तो ये जो डायरेक्शन है वो डी फाई होगी, ये ए फाई की डायरेक्शन में डिनोट की जा सकती है। ओके, ऐसे एम्पियर लॉ से अपन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हैं, जो बेसिक बियो-सावर्ट के लॉ से भी निकाल सकते हैं और एम्पियर लॉ से भी निकाल सकते हैं। दोनों में डिफरेंस ये होता है कि बियो और सावर्ट लॉ फंडामेंटल लॉ है जो किसी भी टाइप के करंट डिस्ट्रीब्यूशन, किसी भी टाइप के करंट की वजह से, किसी भी टाइप के कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकाली जा सकती है, जबकि एम्पियर का लॉ जो होता है सिमेट्रिकल टाइप करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से, सिमेट्रिकल करंट डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, सिस्टमेटिक करंट डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दिखाता है। अनसिमेट्रिकल और रेंडम फैशन में करंट है, आगे पीछे है, कंडक्टर टेढ़ा मेढ़ा है, छोटा मोटा है, तो आप इससे नहीं निकाल सकते। इससे ना इनफाइनाइट लेंथ के करंट कैरिंग कंडक्टर के, इनफाइनाइट लेंथ का मतलब होता है कि कंडक्टर की लेंथ बहुत बड़ी होनी चाहिए। इसकी कंपैरिजन में ये जो डॉट है ये जो है R है और ये L है, तो L शुड बी वेरी वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू R, तो ही ये एम्पियर का लॉ वैलिड होता है, अदरवाइज एम्पियर का लॉ वैलिड नहीं होता है। जब एम्पियर का लॉ वैलिड नहीं होता है तो अपन बियो और सावर्ट लॉ से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ही मैग्नेटोमोटिव फोर्स निकालने में काम आता है। तो ये अपन ने सर्किट जो है, ये मैग्नेटिक सर्किट को कुछ स्टडी करने की कोशिश की है इस लेक्चर में, कैसे मैग्नेटिक सर्किट होता है, कैसे मैग्नेटिक सर्किट इलेक्ट्रिकल सर्किट से रिलेटेड होता है, कैसे ये इक्विवेलेंट टू ओम्स लॉ होता है, कैसे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस मैग्नेटिक रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट होता है और मैग्नेटिक रेजिस्टेंस को रिलक्टेंस बोलते हैं। ये सारी चीज़ें अपन ने इस लेक्चर में समझने की कोशिश की है। और ये मैग्नेटिक फ्लक्स जो प्रोड्यूस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है और करंट का प्रोपोर्शनल कोफिशिएंट होता है उसको इंडक्टेंस कहते हैं। इंडक्टेंस, रिलक्टेंस, परमियंस, परमेबिलिटी, ये सब जो टर्म्स जो है मैग्नेटिक फील्ड में काम आएंगी, इलेक्ट्रिकल मशीन्स में काम आएंगी, इसको इसमें अपन ने समझने की कोशिश की है। और एक एमएमएफ को समझने की कोशिश की है जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस करता है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स को जो फ्लो करवाने के लिए बेसिक फोर्स है, बेसिक सोर्स है।
इसको अपन ने इस लेक्चर में बहुत ही माइन्यूटली, बहुत ही बेस लेवल से समझने की कोशिश की है। मेरा 22 ईयर्स से एक्सपीरियंस है, अभी 23 ईयर्स होने वाले हैं जून में। एक्सपीरियंस है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के स्टूडेंट, स्टाफ और जो है डिफरेंट फील्ड इंजीनियर्स को पढ़ाने का, ट्रेन करने का। डेफिनेटली मेरे एक्सपीरियंस से आप लोगों को बहुत जो है फ़ायदा होने वाला है। मेरे इलेक्ट्रिकल मशीन के सारे लेक्चर्स आपको मिलने वाले हैं। आप उन लेक्चर्स को देखें, उनसे चीज़ों को फंडामेंटली लर्न करने की कोशिश करें। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपने सब्सक्राइब कर रहा है तो अपने फ्रेंड्स को कहें कि वो शेयर एंड सब्सक्राइब करें, जिससे आप लोगों को एक डिस्कशन के लिए प्लेटफॉर्म मिलेगा और आप सब लोगों का नॉलेज में काफ़ी इजाफा होगा। डेफिनेटली इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। आप जब इसको पढ़ लें, सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद एक टेस्ट दें। हमारे ई टेस्ट series.in करके हमारा जो टेस्ट पोर्टल है, उसके ऊपर आप फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट दे सकते हैं और अपने आप को इवेल्युएट कर सकते हैं कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं और आपको कितनी और लर्निंग और मेहनत करने की ज़रूरत है। विदाउट मैनी हार्ड वर्क, विदाउट मेहनत, बिना मेहनत के आपको बहुत कुछ नहीं मिलने वाला है। मेहनत का कोई अल्टरनेटिव नहीं होता है। आप लर्न करें और लर्न करने के अलावा आप उस पर हार्ड वर्क करें, बार बार पढ़ें, बार बार समझने की कोशिश करें। डेफिनेटली यू विल बी लर्न एंड यू विल बी गेन ए